माया पंछी का समूह, अध्याय 24, गुप्त विद्या। सीरियस को क्रिचर अटारी में मिला। वो धूल में लथपथ था, इसलिए उसने अंदाज़ा लगाया वो अपनी अलमारी में छिपाने के लिए ब्लैक खानदान के पुराने अवशेषों की तलाश कर रहा होगा। सीरियस क्रिचर की कहानी से संतुष्ट था, लेकिन हैरी परेशान था। दोबारा प्रकट होने के बाद क्रिचर कुछ ज़्यादा अच्छे मूड में दिख रहा था। उसकी कटु बुदबुदाहट कम हो गई थी। वो सामान्य से ज़्यादा विनम्र तरीके से दूसरों के आदेश मान रहा था। हैरी ने अपने अस्पष्ट संदेह सीरियस को नहीं बताया, जिसकी खुशी क्रिसमस के बाद तेज़ी से काफुर हो रही थी। जब हॉगवर्ट्स वापस जाने की तारीख करीब आने लगी तो मिसेस वीजली के शब्दों में उसे उदासी के दौरे पड़ने लगे। वो गुमसुम और चिड़चिड़ा हो जाता। अक्सर बग्बी के कमरे में घंटों बंद रहता। उसकी उदासी दरवाजे के नीचे से किसी जहरीली गैस की तरह घुसकर पूरे घर में फैल गई थी, जिसका वो सब शिकार हो गए थे। हैरी सीरियस को दोबारा क्रिचर के साथ नहीं छोड़ना चाहता था। सच तो ये था कि ज़िंदगी में पहली बार वो हॉगवर्ट्स नहीं लौटना चाहता था। स्कूल जाने का मतलब था एक बार फिर डोलोरेस अम्ब्रिज की तानाशाही में रहना, जिसने उन लोगों की अनुपस्थिति में अब तक 1 दर्जन कानून पारित करवा लिए होंगे। क्विडिच पर प्रतिबंध लग चुका था। क्विडिच खेलने की कोई उमंग नहीं थी। इस बात की पूरी संभावना थी होमवर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं करीब आ रही थीं। सच तो ये था कि डीए नहीं होता तो हैरी शायद सीरियस से आग्रह करता कि वो उसे हॉगवर्ट्स ना भेजे और ग्रिमॉल्ड चौक में रहने की इजाज़त दे दे। छुट्टियों के आखिरी दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे हैरी स्कूल लौटने के लिए बुरी तरह दहल गया। हैरी और रॉन जादूगरों का शतरंज खेल रहे थे। जिनी, हरमाइनी और क्रुकशैंक्स उनका खेल देख रहे थे। उसी समय मिसेस वीजली ने दरवाजे में अपना सिर डालकर कहा, हैरी बेटा ज़रा किचन तक तो आना, प्रोफेसर स्नैप को तुमसे कुछ बात करनी है। हैरी को तत्काल उनकी बात समझ में नहीं आई। उसका एक हाथी रॉन के प्यादे के साथ हिंसक युद्ध कर रहा था और उसका उत्साह बढ़ा रहा था। उसे रौंद डालो, वो प्यादा ही तो है, मूर्ख है। माफ़ कीजिए मिसेस वीजली, आपने कुछ कहा? प्रोफेसर स्नेप बेटा किचन में, उन्हें कुछ बात करनी है। हैरी का मुंह दहशत में खुला रह गया। उसने रॉन, हरमाइनी और जिनी की तरफ देखा। वो सभी उसकी तरफ मुंह फाड़ कर देख रहे थे। हरमाइनी पिछले 15 मिनट से क्रुकशैंक्स को बड़ी मुश्किल से काबू में किए थी। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, वो खुशी से बोर्ड पर कूद पड़ी, जिससे शतरंज की बिसात पर बिछे हुए मोहरे तेजी से चिल्लाते हुए बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्नैप, हैरी ने सूनेपन से कहा। प्रोफेसर स्नैप बेटा, मिसेस वीजली ने उसे सुधारते हुए कहा, जल्दी करो, वो कहते हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। मिसेस वीजली लौट गई तो रॉन ने घबरा कर पूछा, तुमसे क्या बात करना चाहते हैं? तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है? नहीं, हैरी गुस्से से बोला। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, सोचने लगा उसने ऐसा क्या किया था कि स्नैप उसका पीछा करते करते ग्रिमॉल्ड चौक तक आ गए। क्या आखिरी होमवर्क में उसे टी मिला है? 1-2 मिनट बाद उसने किचन का दरवाज़ा खोला। अंदर सीरियस और स्नैप किचन की लंबी टेबल पर आमने सामने बैठे एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। उनके बीच की खामोशी में आपसी नफरत साफ झलक रही थी। सीरियस के सामने टेबल पर एक चिट्ठी थी। हैरी ने अपने आने का संकेत देते हुए कहा। स्नैप ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उनका चेहरा चिपचिपे काले बालों के पर्दे के बीच किसी फ्रेम की तरह स्थिर था। बैठ जाओ पॉटर। सीरियस अपनी कुर्सी की पीठ से टिक गया और छत की तरफ देखते हुए बोला, स्नैप, मुझे खुशी होगी अगर तुम यहाँ आदेश न झाड़ो, ये मेरा घर है। स्नैप के पीले चेहरे पर बदसूरत चमक आ गई। स्नैप ने जानी पहचानी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुमसे अकेले में मिलना था पॉटर, लेकिन ब्लैक, मैं इसका गॉडफादर हूँ। सीरियस ने पहले से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कहा, मैं यहाँ डंबलडोर के आदेश से आया हूँ। स्नैप ने कहा, जिनकी आवाज़ तुलनात्मक रूप से धीमी होती जा रही थी। लेकिन ब्लैक, तुम यहीं रुके रहो, मैं जानता हूँ तुम। इसका क्या मतलब है? सीरियस ने पूछा और अपनी कुर्सी तेज़ धमाके के साथ पीछे गिरा दी। यही, तुम्हें इस बात की कुंठा होगी कि तुम माया पंछी के समूह के लिए कोई उपयोगी काम नहीं कर सकते। स्नैप ने उस शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। अब झेंपने की बारी सीरियस की थी। स्नैप हैरी की तरफ मुड़े। पॉटर, हेडमास्टर ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए भेजा है कि इस टर्म में तुम गुप्त विद्या का अध्ययन करोगे। हैरी ने सूनेपन से कहा, किसका अध्ययन करूँगा? स्नैप की व्यंग्यात्मक मुस्कान गहरी हो गई। गुप्त विद्या पॉटर, बाहरी घुसपैठ के खिलाफ मस्तिष्क की जादुई रक्षा। ये जादू की बड़ी जटिल शाखा है, लेकिन उपयोगी है। हैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहरी घुसपैठ के खिलाफ रक्षा, लेकिन वे सब तो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उस पर काबू नहीं कर सकते। मुझे इस गुप्त चीज़ का अध्ययन क्यों करना है? उसके मुंह से निकल गया।
क्योंकि हेडमास्टर को लगता है ये अच्छा रहेगा। तुम सप्ताह में एक बार इसका अभ्यास करोगे, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो। डॉलरेस अम्ब्रिज को तो बिल्कुल नहीं। समझ गए? मुझे कौन सिखाएगा? मैं। हैरी को इस तरह भयंकर एहसास हुआ जैसे उसके अंदरूनी अंग पिघल गए हों। स्नैप के साथ अतिरिक्त प्रशिक्षण, उसकी तकदीर इतनी ख़राब क्यों है? उसने जल्दी से सहारे के लिए सीरियस की तरफ देखा। सीरियस ने आक्रामक तरीके से पूछा, डंबलडोर खुद हैरी को क्यों नहीं सिखा सकते? तुम क्यों सिखाओगे? स्नैप ने रेशमी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है ये हेडमास्टर का विशेषाधिकार है कि वे अप्रिय काम दूसरों को सौंप सकते हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, ये काम मांगने के लिए मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया नहीं था। वो उठकर खड़े हो गए। पॉटर, मैं सोमवार शाम 6 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा मेरे ऑफिस में। अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुम जादुई काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई कर रहे हो। जिसने भी तुम्हें मेरी क्लास में देखा है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता, तुम्हें अतिरिक्त पढ़ाई की ज़रूरत है। वो चलने के लिए मुड़े। उनका काला यात्री चोगा उनके पीछे लहरा रहा था। 1 मिनट ठहरो, सीरियस ने कहा। अपनी कुर्सी पर तन कर बैठ गया। स्नैप मुड़कर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसके सामने हो गए। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ ब्लैक, तुम्हारे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। सीरियस ने खड़े होते हुए कहा, तो फिर मैं मुद्दे पर आता हूँ। वो स्नैप से लंबा था। हैरी ने देखा स्नैप की मुट्ठी चोगे की जेब में थी। हैरी को यकीन था उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ रखी होगी। सीरियस ने आगे कहा, अगर मुझे मालूम पड़ा कि तुम गुप्त विद्या सिखाने के बहाने हैरी को परेशान कर रहे हो तो तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसने अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, कितना मर्मस्पर्शी है, लेकिन निश्चित रूप से तुमने इस तरफ ध्यान दिया होगा। पॉटर काफ़ी हद तक अपने पिता जैसा है। सीरियस ने गर्व से कहा, हाँ, तो फिर तुम ये भी जानते होगे ये इतना घमंडी है कि आलोचना का इस पर कोई असर नहीं होता। सीरियस ने अपनी कुर्सी एक तरफ धकाई और स्नैप की तरफ बढ़ा। चलते चलते उसने अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। स्नैप ने भी अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। सीरियस आग बबूला दिख रहा था। स्नैप इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें सीरियस की छड़ी से उनके चेहरे की तरफ जा रही थी। सीरियस, हैरी ने जोर से कहा, लेकिन ऐसा लगा सीरियस उसकी बात नहीं सुन रहा था। सीरियस बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है स्नाइवेल्स। उसका चेहरा स्नैप के चेहरे से बमुश्किल 1 फुट दूर रहा होगा। डंबलडोर भले सोचते हो तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूँ। ओह, तो फिर तुम ये बात उन्हें क्यों नहीं बता देते? इसने अपने फुसफुसा कर कहा, या तुम्हें डर है कि वे उस आदमी की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे जो 6 महीने से अपनी माँ के घर में छिप कर बैठा है? तो मुझे बताओ, लूसियस मैल्फॉय आजकल कैसा है? वो तो बहुत खुश होगा कि उसका पालतू कुत्ता हॉगवर्ट्स में काम कर रहा है। कुत्तों का जिक्र आया है तो एक बात कह दूं, इसने अपने धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि जब तुमने पिछली बार बाहर घूमने का जोखिम लिया था तो लूसियस मैल्फॉय ने तुम्हें पहचान लिया था? तुम बहुत चतुराई से एक सुरक्षित स्टेशन प्लेटफॉर्म पर दिख गए। इससे तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया कि भविष्य में तुम्हें अपने बिल से बाहर ना निकलना पड़े। सीरियस ने अपनी छड़ी उठा ली। नहीं, हैरी चिल्लाया और टेबल पर छलांग लगाकर उन दोनों के बीच आने की कोशिश की। सीरियस मत करो। क्या तुम मुझे कायर कह रहे हो? सीरियस गरजा और हैरी को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन हैरी हिलने को तैयार नहीं था। स्नैप ने कहा, हाँ, मैं कह रहा हूँ। हैरी, बीच से हट जाओ। सीरियस गुर्राया। उसने उसे अपने दूसरे हाथ से धक्का दिया। उसी समय किचन का दरवाज़ा खुला। पूरा वीजली परिवार और हरमाइनी भीतर आ गए। वो सब बहुत खुश दिख रहे थे। मिस्टर वीजली उनके बीच में गर्व से चल रहे थे। वो धारीदार पजामे में थे और एक बरसाती ओढ़े थे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, उन्होंने उत्साह से कहा। वो और वीजली परिवार के बाकी लोग चौखट पर जम गए जब उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा जो बीच हवा में ठहर गया था। सीरियस और स्नैप दोनों ही अपनी छड़ियां एक दूसरे के चेहरे की तरफ तान कर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। हैरी उन दोनों के बीच स्थिर खड़ा था। उसका एक एक हाथ दोनों की तरफ था। वो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर वीजली ने मुस्कुराना छोड़ दिया। सीरियस और स्नैप ने छड़ियां नीचे कर लीं। हैरी ने कभी एक को तो कभी दूसरे को देखा। दोनों के ही चेहरे पर नफरत का भाव था, लेकिन इतने सारे लोगों के अप्रत्याशित धमकने से दोनों ही होश में आ गए थे। स्नैप अपनी छड़ी जेब में रखते हुए मुड़कर बिना कुछ कहे तेजी से किचन के बाहर चले गए। जाने पर उन्होंने पीछे पलट कर देखा। पॉटर,
सोमवार को शाम 6 बजे। इसके बाद वो चले गए। सीरियस ने गुस्से से उन्हें जाते हुए देखा। उसकी छड़ी बगल में थी। मिस्टर वीजली ने दोबारा पूछा, यहाँ क्या हो रहा था? कुछ नहीं आर्थर, सीरियस ने कहा, जो इतनी तेजी से सांसें ले रहा था जैसे लंबी दौड़ लगा कर आ रहा हो। तो तुम ठीक हो गए, ये तो अच्छी खबर है, सचमुच अच्छी खबर। वो बहुत कोशिश के बाद मुस्कुराया था। हाँ है ना, मिसेस वीजली ने कहा और अपने पति को एक कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया। उपचारक स्मिथविक का जादू आखिरकार सफल हो गया। सांप के दांतों में जो जहर था उसका तोड़ उन्होंने खोज लिया और आर्थर ने मगलू चिकित्सा में टांग न फंसाने का सबक सीख लिया है। हाँ मॉली, मिस्टर वीजली ने दबी आवाज में कहा। उस रात की दावत खुशनुमा होनी चाहिए थी क्योंकि मिस्टर वीजली ठीक होकर लौट आए थे। हैरी जानता था सीरियस माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहा था। हैरी और सीरियस के बीच में मंडंगस और बावरे नैन बैठे थे जो मिस्टर वीजली को बधाई देने आए थे। हैरी सीरियस से बात करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसे स्नैप की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो ये कहना चाहता था कि स्नैप उसे जानबूझकर उकसा रहे थे। बाकी लोग सीरियस को कायर नहीं मानते हैं। सभी ये मानते हैं कि ग्रिमाल्ड चौक में रहकर सीरियस डंबलडोर के आदेश का पालन कर रहा है, लेकिन उसे ये बात कहने का मौका नहीं मिला। सीरियस के उदास चेहरे को देखते हुए हैरी ने बीच बीच में सोचा कि अगर उसे मौका मिल भी जाए तो भी वो ये कहने की हिम्मत क्या जुटा सकता है। इसके बजाय उसने रॉन और हरमाइनी को दबे स्वर में बता दिया था उसे स्नैप से गुप्त विद्या पढ़नी है। डंबलडोर चाहते हैं कि तुम वोल्डेमॉर्ट के बारे में सपने देखना बंद कर दो, हरमाइनी ने तत्काल कहा। देखो, अगर ये रुक जाएं तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा, है ना? स्नैप के साथ अतिरिक्त प्रशिक्षण, इसके बजाय मैं बुरे सपने देखना ज़्यादा पसंद करूंगा, रॉन ने आतंकित होकर कहा। उन लोगों ने अगले दिन नाइट बस से हॉगवर्ट्स जाना था। एक बार फिर टोंक्स और ल्यूपिन उन्हें छोड़ने जाने वाले थे। जब अगली सुबह हैरी, रॉन और हरमाइनी नीचे आए तो वे दोनों किचन में नाश्ता कर रहे थे और फुसफुसाकर बातचीत कर रहे थे। फटाफट नाश्ता करने के बाद सभी ने जनवरी की ठंडी भूरी सुबह का मुकाबला करने के लिए जैकेट और स्कार्फ पहन लिए। हैरी को अपने सीने में खिंचाव महसूस हो रहा था। वो सीरियस से अलविदा नहीं कहना चाहता था। इस बार उससे विदा लेना बहुत बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता था अगली बार वो एक दूसरे को कब देखेंगे। उसे लग रहा था सीरियस से तसल्ली की कोई बात कह देनी चाहिए ताकि वो कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर बैठे। हैरी को इस बात की चिंता थी स्नैप के कायरता के आरोप के कारण सीरियस इतनी तरह आहत हो गया होगा कि वो ग्रिमाल्ड चौक के बाहर निकलकर कोई मूर्खतापूर्ण काम करने की योजना बना रहा होगा। बहरहाल इससे पहले कि वो सोच पाए उसे क्या कहना है, सीरियस ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया। उसने हैरी के हाथों में एक पेपर बैग पुस्तक के आकार का पैकेट दिया। बुरी तरह पैक किए हुए इस पैकेट को देते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम इसे अपने पास रख लो। हैरी ने पूछा, ये क्या है? अगर स्नैप तुम्हें परेशान करेगा तो तुम इसके माध्यम से मुझे बता सकते हो, इसे यहाँ मत खोलना। सीरियस ने मिसेस वीजली की तरफ सावधानी से देखा जो जुड़वा भाइयों को हाथ से बुने ग्लव्स पहनने के लिए मना रही थी। मुझे लगता है मॉली इससे खुश नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना, ठीक है? ठीक है। हैरी ने पैकेट को अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में ठूस लिया, लेकिन वो जानता था कि चाहे जो भी हो वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। स्नैप गुप्त विद्या के प्रशिक्षण में उसके साथ चाहे जितना बुरा सलूक करें, हैरी कभी सीरियस को ग्रिमाल्ड चौक जैसी सुरक्षित जगह से बाहर निकालने का प्रलोभन नहीं देगा। चलो, सीरियस ने हैरी के कंधे पर धौल जमाकर मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि हैरी कुछ और कह पाता वो ऊपर की मंजिल के तरफ जाने लगे। मिसेस वीजली ने उसे गले लगाते हुए कहा, अलविदा हैरी, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं हैरी, मुझ पर हमला करने वाले सांपों पर नज़र रखना, मिस्टर वीजली ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। ठीक है, हाँ, हैरी ने अनमने ढंग से कह दिया। सीरियस को सावधान रहने की चेतावनी देने का ये आखिरी मौका था। वो मुड़ा, उसने अपनी गॉड फादर की आंखों में झांका, कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता सीरियस ने उसे अपने गले से लगा लिया और रूखी आवाज़ में बोला, अपना ध्यान रखना। अगले ही पल हैरी बर्फ जैसी ठंडी हवा में बाहर पहुंच गया। आज टोंक्स लोहे जैसे भूरे बालों वाली लंबी औरत बन गई थी। वो उसे सीढ़ियों के नीचे ले गई। 12 नंबर का दरवाज़ा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। ल्यूपिन के पीछे पीछे वो सीढ़ियाँ उतरे। फुटपाथ पर पहुंचकर हैरी ने चारों तरफ देखा। 12 नंबर का मकान तेजी से सिकुड़ रहा था। इसके दोनों तरफ के मकानों ने इसे दबाया और ये ओझल हो गया, एक पल बाद गायब हो गया। टोंक्स ने घबराए अंदाज में चौक की तरफ देखकर कहा, चलो जल्दी चलो, जितनी जल्दी बस में बैठ जाएं उतना अच्छा है। धड़ाक! एक बहुत बैगनी 3 मंजिला बस हवा में निकलकर उनके सामने प्रकट हो गई।
रुकने से पहले बस सबसे करीबी लैंप पोस्ट से टकराते टकराते बची थी, जो उछलकर उसके रास्ते से हट गया था। बैगनी यूनिफॉर्म में एक दुबला पतला मुहासे वाला जग जैसे कान वाला युवक फुटपाथ पर कूदा और बोला, नाइट बस में आपका स्वागत है। हाँ हाँ, हम जानते हैं, टोंक्स ने कहा। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी बैठो। उसने हैरी को सीढ़ियों की तरफ तेजी से धकाया और कंडक्टर से आगे निकाला, जो हैरी को गौर से देख रहा था। अरे ये तो हैरी है। अगर तुमने चिल्लाकर इसका नाम लिया तो मैं तुम्हें भुलक्कड़पन का स्थायी शाप दे दूंगी, टोंक्स ने खतरनाक अंदाज में कहा। फिर उसने जिनी और हरमाइनी को आगे बढ़ा दिया। रॉन ने खुशी से कहा, मैं हमेशा से इस बस में सफ़र करना चाहता था। पिछली बार हैरी ने रात के वक्त नाइट बस में जब यात्रा की थी तो इसकी 3 मंजिल पीतल के पलंगों से भरी थी। आज सुबह के समय खिड़कियों के पास अलग अलग किस्म की बहुत सी कुर्सियां बेतरतीब लगी हुई थीं। बस के ग्रिमाल्ड चौक में अचानक रुकने से कुर्सियां गिर गई थीं। कुछ जादूगर और जादूगरनियां उठकर खड़े हो गए थे और बड़बड़ा रहे थे। किसी के शॉपिंग बैग का सामान पूरी बस में फैल गया था। लगता है हमें अलग अलग बैठना पड़ेगा, टोंक्स ने तेजी से कहा और चारों तरफ खाली जगह खोजने लगी। फ्रेड, जॉर्ज और जिनी, तुम लोग पीछे वाली उन सीटों पर बैठ जाओ, रिमस तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। वो हैरी, रॉन, हरमाइनी सबसे ऊपर के डेक पर चढ़े, जहां सबसे आगे 2 खाली कुर्सियां थीं और पीछे 2 कुर्सियां थीं। कंडक्टर स्टैन शनपाइक हैरी और रॉन के पीछे पीछे उत्साह से आ गया। हैरी के गुजरने पर लोग अपना सिर घुमाकर उसे देख रहे थे। जब हैरी और रॉन ने स्टैन को 11-11 सिकल दिए तो बस खतरनाक तरीके से लहराती हुई चलने लगी। हैरी ने खिड़की से झांक कर देखा। इस समय वो एक हाईवे से तेजी से जा रहे थे। बर्मिंघम के थोड़े बाहर हैं, स्टैन ने खुशी से कहा और हैरी के अनपूछे सवाल का जवाब दे दिया। जब रॉन फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था, मैंने तुम्हारा नाम गर्मियों में अखबार में बहुत बार पढ़ा है, लेकिन उसमें तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी थी। मैंने अर्न से कहा जब हम उससे मिले थे तो वो ऐसा नहीं था। ये बातें तो यूं ही हैं, है ना? उसने उन्हें टिकट दिए। मंत्रमुग्ध होकर हैरी को निहारता रहा। यह स्पष्ट था स्टैन को इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई कितना पागल है, बशर्ते वो इतना मशहूर हो कि अखबार में उसका नाम छप जाए। नाइट बस खतरनाक तरीके से लहराती रही। कई बार तो ये कारों की लाइन की उल्टी तरफ से निकल गई। हैरी ने सामने की तरफ देखा। हरमाइनी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे और पिगविजियन उसके कंधे पर खुशी से लहरा रहा था। नाइट बस बर्मिंघम सड़क से उछलकर एक सुनसान देहाती सड़क पर पहुंच गई, जिसमें कई घुमावदार मोड़ थे। बस के हर बार जगह बदलने पर धड़ाक की आवाज़ होती। रॉन 6ठी बार फर्श से उठते हुए बुदबुदाया, मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं इसमें कभी नहीं बैठना चाहता। सुनो, इसके बाद हॉगवर्ट्स का स्टॉप है, स्टैन ने उत्साह से कहा। तुम्हारे साथ वाली उस दबंग औरत ने जल्दी पहुंचने के लिए हमें थोड़ी टिप दी है। वैसे हम पहले मैडम मार्श को पहुंचाएंगे। नीचे की मंजिल से ऊ की आवाज़ आई। इसके बाद उनकी उल्टी करने की आवाज़ आई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ मिनट बाद बस एक छोटे शराब खाने के बाहर ची करके रुकी, जो टक्कर से बचने के लिए एक तरफ को दुबक गया था। स्टैन बदकिस्मत मैडम मार्श को बस से बाहर उतारने लगा। दूसरी मंजिल के यात्रियों की राहत भरी बुदबुदाहट साफ सुनाई दे रही थी। बस दोबारा चलने लगी। वो लोग बर्फ भरे हॉग्समीड से गुजर रहे थे। हैरी को हॉग्स हेड की झलक दिखी, जिसके सामने लगा सिर कटे सुअर का साइन बोर्ड ठंडी हवा में हिल रहा था। बर्फ के टुकड़े बस के सामने की बड़ी खिड़की से टकराने लगे और फिर वो हॉगवर्ट्स के गेट के बाहर रुक गए। ल्यूपिन और टोंक्स ने बस से सामान उतारने में उनकी मदद की। इसके बाद उनसे विदा लेने के लिए नीचे उतरे। हैरी ने नाइट बस की 3 मंजिलों की तरफ देखा। सभी यात्री खिड़कियों पर आंख लगाए उसे देख रहे थे। मैदान में पहुंचने पर तुम सुरक्षित रहोगे, टोंक्स ने वीरान सड़क पर सावधानी से देखते हुए कहा। टर्म अच्छा रहे। जब बाकी लोग टोंक्स से विदा ले रहे थे तो ल्यूपिन हैरी से बहुत धीमी आवाज़ में बोले, हैरी, मैं जानता हूँ तुम स्नैप को पसंद नहीं करते, लेकिन वो एक बेहतरीन गुप्त विद्या ज्ञाता है और हम सब, जिसमें सीरियस भी शामिल है, चाहते हैं कि तुम अपनी रक्षा करना सीख लो। इसके लिए कड़ी मेहनत करना, ठीक है? हाँ ठीक है। ल्यूपिन के असमय झुर्रीदार हो गए चेहरे को देखते हुए हैरी ने भारी आवाज़ में कहा, तो फिर मिलते हैं। नाइट बस जा चुकी थी। अगली शाम को जो होने वाला था उसके बारे में सोचते हुए हैरी का मन कह रहा था, काश वो इस समय उस नाइट बस में बैठा होता। हैरी का अगला दिन शाम की दहशत में बीता। सुबह काढ़े की 2 क्लासों से उसका डर ज़रा भी कम नहीं हुआ। स्नैप हमेशा जितने ही बुरे थे,
उसका मूड इस बात से और ख़राब हो गया था कि डीए के सदस्य क्लासों के बीच गलियारे में उसके पास आकर लगातार पूछ रहे थे कि क्या उस रात को मीटिंग है। हैरी को बार बार कहना पड़ रहा था, जब अगली मीटिंग होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आज रात को मीटिंग नहीं हो सकती, मुझे काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई के लिए जाना है। तुम काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई कर रहे हो? जकारियस स्मिथ ने घमंड से कहा। हे भगवान, काढ़े में तुम बहुत भयंकर होगे। स्नैप आम तौर पर अतिरिक्त क्लासें नहीं लेते हैं, है ना? जब स्मिथ चिढ़ाने वाले उत्साही अंदाज में दूर जाने लगा तो रॉन उसकी तरफ घूरता रहा। उसने अपनी छड़ी उठाकर स्मिथ के कंधों के बीच निशाना साधते हुए कहा, क्या मैं उसे शाप दे दूं? मैं अब भी उसे यहाँ से मंत्र मार सकता हूँ। रहने दो, सब लोग यही सोच रहे होंगे, है ना, मैं कितना मूर्ख हूँ। हाय हैरी, पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। हैरी ने पलट कर देखा, वहाँ चो खड़ी थी। ओह हाय, हैरी ने कहा, हालांकि वो चो को देखते ही बेचैन हो गया। हम लाइब्रेरी में हैं हैरी, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा और रॉन की कोहनी पकड़कर संगमरमर की सीढ़ी की तरफ घसीट कर ले गई। चो ने पूछा, क्रिसमस अच्छी रही? हाँ, बुरी नहीं रही, मेरी तो थोड़ी खामोश थी। देखो, अगले महीने हॉग्समीड की एक और यात्रा है, क्या तुमने नोटिस देखा? हाँ, ये वैलेंटाइन डे पर है। अच्छा, हैरी ने कहा और सोचने लगा, ये क्यों बता रही है? अच्छा, तो मुझे लगता है कि शायद तुम पूछना चाहती हो। अगर तुम चाहो, चो ने उत्सुकता से कहा। हैरी ने उसे घूर कर देखा। वो ये कहने वाला था, मुझे लगता है कि तुम शायद ये पूछना चाहती हो कि डीए की अगली मीटिंग कब है, लेकिन चो की प्रतिक्रिया इससे मेल नहीं खा रही थी। ओह, अगर तुम साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, चो ने दुखी होकर कहा। चिंता मत करो, मिलते हैं। वो दूर चली गई। हैरी उसे घूरता रहा। फिर उसे बात समझ में आ गई। चो, सुनो चो! वो उसके पीछे भागा, संगमरमर की सीढ़ी पर आधे रास्ते में पकड़ लिया। क्या तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे पर हॉग्समीड चलोगी? उसने कहा। हाँ। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। चो से सफलतापूर्वक मुलाकात तय कर लेने पर हैरी को खुशी हुई, लेकिन शाम को 6 बजे तक उसकी दहशत को कम नहीं कर पाई थी। स्नैप के ऑफिस की दरवाजे के पास पहुंचकर हैरी रुक गया। वो सोच रहा था, काश वो दूसरी जगह होता। फिर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाकर अंदर पहुंच गया। अंधेरे कमरे में शेल्फों की कतारें लगी थीं, उन पर कांच की सैकड़ों शीशियां थीं। इन शीशियों में जानवरों और पौधों के चिपचिपे टुकड़े कई रंगों के काढ़ों में आधे डूबे हुए थे। एक कोने में अलमारी थी जिसमें काढ़ा बनाने का सामान था। इसने अपने एक बार फिर हैरी पर इसमें सामान चुराने का आरोप लगाया था, जो पूरी तरह निराधार नहीं था। बहरहाल हैरी का ध्यान डेस्क की तरफ गया, जहां मोमबत्ती की रोशनी में पत्थर का एक खोखला पात्र रखा था। उस पर प्राचीन लिपियां और प्रतीक उकेरे गए थे। इसे देखकर हैरी पहचान गया, ये डंबलडोर का स्मृति पात्र था। फिर अंधेरे में स्नैप की ठंडी आवाज़ आते ही वो उछल पड़ा। पॉटर, दरवाज़ा बंद कर दो। आदेश का पालन करते समय उसे भयंकर एहसास हुआ कि वो खुद को कैद कर रहा है। जब तक वो कमरे में आगे आया, स्नैप रोशनी कर चुके थे। हैरी बैठ गया, स्नैप भी बैठ गए। उनकी काली ठंडी आंखें बिना झपके हैरी पर जमी हुई थीं। उनके चेहरे की हर लकीर में नापसंदगी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, पॉटर, तुम जानते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम इसमें काढ़े से ज़्यादा निपुणता दिखाओगे। जी। स्नैप ने दुष्टता से आंखें सिकोड़ते हुए कहा, पॉटर, ये सामान्य क्लास नहीं है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा टीचर हूँ और इसलिए तुम मुझे हर समय सर या प्रोफेसर कहोगे। जी सर। अपनी सिकड़ी हुई आंखों से हैरी को एक पल देखने के बाद स्नैप आगे बोले, अब गुप्त विद्या, जैसा मैंने तुम्हारे प्यारे गॉडफादर के किचन में तुम्हें कहा था, जादू की ये शाखा मस्तिष्क को बाहरी घुसपैठ के प्रभाव से बचाती है। हैरी ने सीधे स्नैप की आंखों में देखते हुए कहा, डंबलडोर ये क्यों सोचते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है सर? वो सोच रहा था कि स्नैप इस बात का जाने क्या जवाब देंगे। स्नैप एक पल के लिए उसकी तरफ देखते रहे, फिर नफरत से बोले, यहाँ तक कि तुम्हारी जितनी मोटी बुद्धि वाला भी अब तक ये समझ गया होगा, पॉटर, शैतानी शहंशाह गुप्त घुसपैठ में बहुत माहिर है। वो क्या होता है सर? ये सामने वाले के मस्तिष्क की भावनाएं और स्मृतियां निकालने की योग्यता है। वो मन की बात पढ़ सकता है? हैरी ने जल्दी से कहा। उसे लग रहा था ये उसका सबसे बुरा डर सच था। स्नैप की काली आंखें चमकने लगीं। तुम फर्क नहीं समझ पाते हो, बारीक अंतर नहीं समझ पाते हो।
इसी कमज़ोरी के कारण तुम इतने खराब काढ़े बनाते हो। स्नैप एक पल के लिए ठहरे, आगे बोलने से पहले हैरी का अपमान करने की खुशी का स्वाद लेते रहे। सिर्फ मगलू लोग ही मन की बात पढ़ने की बात करते हैं। मन कोई किताब नहीं है जिसे इच्छा अनुसार खोलकर फुर्सत से पढ़ा जा सके। विचार खोपड़ी के भीतर उकेरे नहीं रहते जिसे कोई घुसपैठिया पढ़ ले। मस्तिष्क जटिल और बहुस्तरीय होता है पॉटर। कम से कम ज़्यादातर मस्तिष्क ऐसे ही होते हैं। बहरहाल ये सच है, जो लोग गुप्त घुसपैठ में माहिर हैं वो कुछ परिस्थितियों में अपने शिकार के मस्तिष्क में प्रवेश कर सकते हैं और उनके विचारों की सही व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई शैतानी शहंशाह से झूठ बोलता है तो उन्हें हमेशा पता चल जाता है सिर्फ गुप्त विद्या में निपुण लोग ही उन भावनाओं और स्मृतियों में घुसपैठ रोक सकते हैं जिनसे झूठ पकड़ में आता है। स्नैप के समझाने के बावजूद हैरी को लग रहा था कि गुप्त विद्या का मतलब मन की बात पढ़ना ही था। उसे ये ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो जान सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं सर? स्नैप ने कहा, शैतानी शहंशाह काफ़ी दूर है। इसके अलावा हॉगवर्ट्स की दीवारें और मैदान कई प्राचीन मंत्रों और सम्मोहनों के कारण अभेद्य हैं, ताकि यहाँ रहने वालों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके पॉटर। जादू में समय और दूरी महत्वपूर्ण होती है। घुसपैठ में अक्सर आँखों का संपर्क अनिवार्य होता है। अच्छा, तो मुझे गुप्त विद्या क्यों सीखनी है? पॉटर, तुम पर सामान्य नियम नहीं लागू होते। जो शाप तुम्हें नहीं मार पाया उससे तुम्हारे और शैतानी शहंशाह के बीच एक अजीब डोर जुड़ गई है। प्रमाणों से पता चलता है कि जब तुम्हारा मस्तिष्क बहुत शिथिल और संवेदनशील होता है, जैसे जब तुम सो रहे हो, तो तुम्हें शैतानी शहंशाह के विचार और भाव पता चल जाते हैं। हेडमास्टर सोचते हैं अब ऐसा ठीक नहीं है। वो चाहते हैं मैं तुम्हें शैतानी शहंशाह के प्रति मस्तिष्क बंद करना सिखा दूं। हैरी का दिल धड़क रहा था। इसमें से कोई भी चीज़ सही नहीं लग रही थी, लेकिन प्रोफेसर डम्बलडोर इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे भी ये ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये उपयोगी साबित हुआ है ना। मेरा मतलब है, मैंने सांप को मिस्टर वीजली पर हमला करते देखा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रोफेसर डम्बलडोर उसे नहीं बचा पाते, है ना सर? स्नैप हैरी को कुछ पल तक घूरते रहे। वो अब भी अपने चेहरे पर उंगली फेर रहे थे। दोबारा बोलते समय उन्होंने धीरे धीरे और एक एक शब्द बोला, जैसे वो हर शब्द को तौल रहे हों। ऐसा लगता है कि शैतानी शहंशाह को कुछ समय पहले तुम्हारे और उनके आपसी संबंध के बारे में पता नहीं था। ऐसा लगता है कि अब तक तुम उनके बिना जाने ही उनकी भावनाएं और विचार अनुभव कर रहे थे। बहरहाल, क्रिसमस के पहले तुमने जो सपना देखा था, सांप और मिस्टर वीजली वाला। बीच में मत बोलो पॉटर, उसने अपने खतरनाक आवाज़ में कहा। जैसा मैं कह रहा था, क्रिसमस के पहले तुमने जो सपना देखा वो शैतानी शहंशाह के विचारों में इतनी ज़बरदस्त घुसपैठ साबित हुई। मैं सांप के सिर के भीतर था, उसके सिर के भीतर नहीं था। पॉटर, मैंने तुमसे कहा ना, बीच में मत बोलो। लेकिन हैरी को स्नैप के गुस्से की परवाह नहीं थी। आखिर अब उसे पूरा मामला समझ में आता दिख रहा था। वो कुर्सी पर इतना आगे खिसक आया, उसे पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल कोने पर तन कर बैठा था, जैसे दौड़ने के लिए तैयार हो। अगर मैं वोल्डेमॉर्ट के विचारों को महसूस कर सकता हूँ तो ऐसा कैसे हो गया कि मैंने सांप की आंखों से देखा? स्नैप ने उसे झिड़कते हुए कहा। शैतानी शहंशाह का नाम मत लो। एक बुरी खामोशी छा गई। स्मृति पात्र के पार से वो एक दूसरे को घूरते रहे। हैरी ने धीरे से कहा, प्रोफेसर डम्बलडोर भी तो उसका नाम लेते हैं। डम्बलडोर बहुत ही शक्तिशाली जादूगर हैं। स्नैप बुदबुदाए। वे उनका नाम लेने में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, बाकी लोग। उन्होंने अनजाने में अपनी बाँह मली। हैरी जानता था स्नैप की बाँह में उस जगह मौत का निशान था। हैरी ने विनम्रता से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तो बस ये जानना चाहता था ऐसा क्यों हुआ। स्नैप गुर्राए। तुम सांप के सिर में इसलिए गए थे क्योंकि उस पल शैतानी शहंशाह वहीं पर थे। वो उस वक्त सांप पर काबू कर रहे थे, इसलिए तुमने देखा तुम उसके भीतर हो और उसे एहसास हो गया कि मैं वहाँ पर था। ऐसा ही लगता है, स्नैप ने ठंडेपन से कहा। आपको कैसे पता? हैरी ने व्यग्रता से पूछा। ये प्रोफेसर डम्बलडोर का अंदाज़ा है या? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे सर कहो। हाँ सर, लेकिन आपको कैसे मालूम? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि हमें मालूम है, स्नैप ने झिड़कते हुए कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शैतानी शहंशाह को पता चल चुका है, तुम उसके विचारों और भावनाओं तक पहुंच सकते हो।
उन्होंने ये निष्कर्ष भी निकाल लिया है, ये प्रक्रिया उल्टी भी काम कर सकती है, यानी वो जान चुके हैं कि वो तुम्हारे विचारों और भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। हैरी ने पूछा, और वो मुझसे काम करवाने की कोशिश कर सकते हैं? उसने बाद में जल्दी से जोड़ दिया, सर बिल्कुल, इसी कारण हम गुप्त विद्या पढ़ रहे हैं। इसने अपने दुशाले के अंदर से अपनी छड़ी निकाली, जिससे हैरी तनाव में आ गया, लेकिन स्नैप ने छड़ी अपने माथे से लगाई और इसकी नोक बालों की चिपचिपी जड़ों पर रख दी। जब उन्होंने उसे वहाँ से हटाया तो उसके साथ चांदी जैसा पदार्थ किसी मोटे धागे की तरह खिंच गया। ये धागा तभी टूटा जब उन्होंने छड़ी को अपने माथे से दूर खींचा। धागा स्मृति पात्र में गिर गया। इसने अपने माथे पर छड़ी 2 बार लगाई और चांदी जैसे पदार्थ को पत्थर के पात्र में डाल दिया। फिर अपने व्यवहार के बारे में कोई सफाई दिए बिना उन्होंने सावधानी से स्मृति पात्र उठाया, उसे दूर हटाकर शेल्फ पर रख दिया। अपनी छड़ी तैयार करके हैरी के सामने आ गए। पॉटर, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी छड़ी निकाल लो। हैरी घबरा कर खड़ा हो गया। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, उनके बीच में सिर्फ डेस्क थी। इसने अपने कहा, तुम मुझे निरस्त करने या किसी दूसरे तरीके से अपना बचाव करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। हैरी ने स्नैप की छड़ी को डर कर देखते हुए कहा, लेकिन आप क्या करने वाले हैं? मैं तुम्हारे मस्तिष्क में घुसपैठ करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं तुम कितना प्रतिरोध कर पाते हो। खुद को तैयार कर लो अभी। गुप्त घुसपैठ। हैरी तैयार हो पाता और प्रतिरोध की शक्ति जुटा पाता, इसके पहले ही स्नैप ने वार कर दिया। उसके दिमाग की यादें किसी फिल्म की तरह धड़धड़ाती हुई स्पष्टता से चलीं, जिससे उसे आसपास का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। वो 5 साल की उम्र में डडली को नई लाल साइकिल की सवारी करते देख रहा था। उसका दिल ईर्ष्या से फटा जा रहा था। वो बोलती टोपी पहने हुए था। वो बोल रही थी कि उसे नाग शक्ति में भेजना अच्छा रहेगा। हरमाइनी अस्पताल में लेटी थी। उसका चेहरा मोटे काले बालों से ढका था। 100 दम पिशाच काली झील के पास उसके करीब आ रहे थे। चो चैंग मिसलटों के नीचे उसके करीब आ रही थी। जब चो की याद ज़्यादा करीब आई तो हैरी के दिमाग के भीतर आवाज़ आई, नहीं, तुम उसे नहीं देखोगे, तुम उसे नहीं देखोगे, ये निजी मामला है। उसे अपने घुटने में तेज दर्द महसूस हुआ। स्नैप का ऑफिस दोबारा दिखने लगा। उसे एहसास हुआ। वो फर्श पर गिर पड़ा। उसने स्नैप की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी छड़ी नीचे कर ली थी। इस वक्त वो अपनी कलाई मल रहे थे। वहाँ पर जलने का निशान बन गया था। स्नैप धीरे से बोले, क्या तुम ज्वाला मंत्र पढ़ना चाहते थे? नहीं, हैरी ने कटुता से कहा और फर्श से उठने लगा। तुमने मुझे बहुत अंदर जाने दिया, तुम नियंत्रण खो बैठे थे। हैरी ने पूछा, क्या आपने हर वो चीज़ देखी जो मैंने देखी थी? इसने अपने होंठ सिकोड़ कर कहा, उन चीज़ों की झलक देखी। वो कुत्ता किसका था? हैरी बुदबुदाया, मेरी मार्ज आंटी का। वो इस वक्त स्नैप से नफरत कर रहा था। देखो, पहली कोशिश के हिसाब से ये उतना बुरा नहीं था। आखिरकार तुम मुझे रोकने में सफल हो गए, हालांकि तुमने चिल्लाने में समय और शक्ति गंवाई। तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, मस्तिष्क से प्रतिरोध करो। तुम्हें छड़ी के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता रहे कि ये काम कैसे करना है। तहजीब से पॉटर, इसने अपने ख़तरनाक तरीके से कहा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी आंखें बंद करो। हैरी ने उन्हें हिकारत से देखा। आंखें बंद कर ली। अपना दिमाग खाली कर लो पॉटर। स्नैप की ठंडी आवाज़ आई, सारी भावनाएं निकल जाने दो। लेकिन हैरी स्नैप पर इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसका गुस्सा नसों में जहर की तरह बह रहा था। अपने गुस्से को निकल जाने दे, ये तो उतना ही मुश्किल था जितना कि पैरों को शरीर से अलग करना। तुम ये काम नहीं कर रहे हो पॉटर। ध्यान केंद्रित करो। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। 3 की गिनती पर 1, 2, 3। गुप्त घुसपैठ। उसके सामने एक बड़ी काली ड्रैगन गरज रही थी। उसके मम्मी डैडी एक जादुई दर्पण में उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। सेड्रिक डिगोरी उसकी सूनी आंखों में उसे घूरता हुआ जमीन पर पड़ा था। नहीं! हैरी दोबारा घुटनों के बल गिर गया। उसका चेहरा उसके हाथों में छुपा हुआ था। उसका सिर तेजी से दुख रहा था, जैसे किसी ने उसकी खोपड़ी खोलने की कोशिश की हो। खड़े हो जाओ, इसने अपनी तीखी आवाज में कहा। खड़े हो जाओ, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम मुझे ऐसी यादों तक पहुंचने दे रहे हो जिनसे तुम डरते हो। तुम खुद मुझे हथियार दे रहे हो। हैरी खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जिसे उसने अभी अभी सचमुच सेड्रिक को कब्रिस्तान में मरते देखा हो। इसने हमेशा से थोड़े ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे, लेकिन उतने नहीं जितना कि हैरी था। हैरी दांत भींच कर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ।
मैंने तुमसे कहा था ना, भावनाओं को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल देना। हैरी घुर्राते हुए बोला, देखिए मुझे अभी ऐसा करने में मुश्किल आ रही है। तब तो तुम शैतानी शहंशाह के आसान शिकार बन जाओगे। जो मूर्ख लोग अपने दिल को आस्तीन पर लेकर चलते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, दूसरे शब्दों में जो लोग कमज़ोर होते हैं, वो उनकी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाते। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, हैरी ने धीमी आवाज़ में कहा। वो इतने तैश में आ गया था कि स्नैप पर हमला करना चाहता था। स्नैप बोले, तो फिर साबित करके दिखाओ, खुद पर विजय पाओ, अपने गुस्से पर काबू करो, दिमाग को अनुशासित करो, फिर हम कोशिश करते हैं। तैयार हो जाओ अभी। गुप्त घुसपैठ। वो वर्नन अंकल को लेटर बॉक्स बंद करते देखता रहा। 100 दम पिशाच झील की दूसरी तरफ से उड़कर उसकी तरफ आ रहे थे। वो बिना खिड़की के गलियारे में मिस्टर वीजली के साथ भागा जा रहा था। वो लोग गलियारे के सिरे वाले काले दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे। हैरी को लग रहा था किसी दरवाजे से जाना होगा, लेकिन मिस्टर वीजली उसे बाईं तरफ ले गए, पत्थर की सीढ़ियों से नीचे। मुझे पता चल गया। एक बार फिर स्नैप के ऑफिस के फर्श पर वो घुटनों के बल गिर गया। उसका निशान दुख रहा था, लेकिन अभी अभी उसके मुंह से जीत की आवाज़ निकली थी। उसने दोबारा खड़े होकर स्नैप को अपनी तरफ घूरते हुए पाया। उनकी छड़ी उठी हुई थी। ऐसा लगा जैसे इस बार हैरी के प्रतिरोध से पहले ही उन्होंने अपना जादू हटा लिया था। स्नैप ने हैरी को गौर से देखते हुए कहा, पॉटर, क्या हुआ था? मैंने देखा, मुझे याद आया, मुझे अभी अभी एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? हैरी ने तत्काल जवाब नहीं दिया। अपने सिर को मलते हुए वो अभी अचानक उस एहसास का आनंद ले रहा था। वो बंद दरवाजे पर ख़त्म होने वाले बिना खिड़की के गलियारे के बारे में महीनों से सपने देख रहा था। उसे अब तक एक भी बार ये नहीं लगा था कि सचमुच ऐसी कोई जगह है। बहरहाल अपनी याद में दोबारा झांकने के बाद उसे पता चल गया था कि वो मंत्रालय के उस गलियारे के सपने देख रहा था जिसमें वो मिस्टर वीजली के साथ अदालत की तरफ जाते समय 12 अगस्त को दौड़ा था। ये रहस्य विभाग की ओर जाने वाला गलियारा था और जब वोल्डेमॉर्ट के सांप ने मिस्टर वीजली को डसा था तो वो वहीं पर थे। उसने स्नैप की तरफ देखा। रहस्य विभाग में क्या है? स्नैप ने धीरे से पूछा। तुमने क्या पूछा? हैरी को ये देखकर संतुष्टि मिली कि स्नैप परेशान हो गए। हैरी ने कहा, मैंने पूछा रहस्य विभाग में क्या है सर। क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जिस गलियारे को मैंने अभी अभी देखा है, मैं महीनों से उसके सपने देख रहा हूँ। मैंने अभी अभी उसे पहचाना है। ये रहस्य विभाग की तरफ जाता है और मुझे लगता है कि वोल्डेमॉर्ट उसमें से कोई चीज़ निकालना चाहता है। मैंने तुमसे कहा था तुम शैतानी शहंशाह का नाम मत लिया करो। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहे। हैरी के निशान में दोबारा दर्द होने लगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। स्नैप आंदोलित दिख रहे थे, लेकिन जब वो दोबारा बोले तो वो शांत और निश्चिंत दिखने की कोशिश कर रहे थे। रहस्य विभाग में बहुत सी चीज़ें हैं पॉटर, उनमें से कुछ को ही तुम समझ पाओगे, कुछ तुम्हारे मतलब की नहीं है। मेरी बात समझ में आई? हाँ। हैरी ने अपने दुखते हुए निशान को सहलाया जो अब ज़्यादा तेज दर्द कर रहा था। मैं चाहता हूँ तुम बुधवार को इसी समय फिर आओ, तब हम अपना काम दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है, हैरी ने कहा। वो स्नैप के ऑफिस से बाहर निकलने और रॉन और हरमाइनी के पास जाने के लिए छटपटा रहा था। तुम्हें हर रात को सोने के पहले अपने मस्तिष्क से सारी भावनाएं बाहर निकालनी हैं, दिमाग खाली करना है, इसे शांत करना है, समझ गए? जी, हैरी ने कहा, जो सुन ही नहीं रहा था। और ये याद रखना पॉटर, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, हैरी बुदबुदाया। उसने स्कूल बैग उठाकर कंधे पर लटकाया, जल्दी से ऑफिस के दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खोलते समय उसने स्नैप की तरफ पलट कर देखा, जिनकी पीठ हैरी की तरफ थी। वो अपनी छड़ी के सिरे से स्मृति पात्र से विचार निकालकर अपने सिर के भीतर सावधानी से जमा रहे थे। उसका निशान अब भी दर्द से धड़क रहा था। हैरी और रॉन लाइब्रेरी में मिले, जहाँ वो अम्बरीश का दिया हुआ नया होमवर्क कर रहे थे। उनकी नाक वहाँ लगभग सभी विद्यार्थी 5th ईयर के थे जो पास वाले लैंप की रोशनी में पढ़ रहे थे। हैरी की कपकपी छूट गई। उसका निशान बुरी तरह दुख रहा था। उसे लगा जैसे उसे बुखार आ गया है। जब वो रॉन और हरमाइनी के सामने बैठा तो उसने सामने वाली खिड़की में अपनी झलक देखी। उसका चेहरा बहुत सफ़ेद था और निशान पहले से ज़्यादा स्पष्ट था। कैसा रहा? हरमाइनी ने फुसफुसा कर पूछा और चिंतित स्वर में बोला, तुम ठीक तो हो हैरी? हाँ, अच्छा हूँ। उसके निशान में दर्द की लहर उठी थी। सुनो, मुझे अभी अभी एक बात पता चली है। उसने उन्हें वो सब बता दिया जो उसने अभी अभी देखा था और ये भी कि वो किस नतीजे पर पहुंचा था।
तो तुम कह रहे हो कि हथियार, वो चीज़ जिसके पीछे तुम जानते हो कौन है, जादू मंत्रालय में है, रहस्य विभाग में? हैरी फुसफुसाया। इसे वहाँ होना ही चाहिए। जब तुम्हारे डैडी सुनवाई के वक्त मुझे अदालत ले जा रहे थे, मैंने वो दरवाज़ा देखा था, और निश्चित रूप से वही दरवाज़ा है जिसकी रखवाली करते समय उन्हें सांप ने काटा था। हरमाइनी ने एक लंबी धीमी आह भरी। उसने कहा, जाहिर है। क्या जाहिर है? रॉन, इसके बारे में सोचो। स्टर्गिस पोर्टमोर जादू मंत्रालय में एक दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये वही दरवाज़ा होगा। इतनी सारी बातें संयोग से नहीं हो सकती। रॉन ने कहा, ऐसा क्यों हुआ कि स्टर्गिस हमारी तरफ होने के बावजूद दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था? क्या पता, थोड़ा अजीब है। हैरी ने रॉन से पूछा, तो रहस्य विभाग में क्या है? तुम्हारे डैडी ने कभी जिक्र किया? रॉन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, मैं बस इतना जानता हूँ, वहाँ काम करने वालों को चुप्पा कहते हैं, क्योंकि दरअसल कोई ये नहीं जानता कि वो क्या करते हैं। हथियार रखने के लिए बड़ी अजीब जगह है। हरमाइनी बोली, अजीब नहीं, आदर्श जगह है। मुझे लगता है मंत्रालय कोई बहुत खुफिया चीज़ विकसित कर रहा होगा। हैरी, तुम ठीक तो हो? क्योंकि हैरी अभी अभी अपने दोनों हाथ माथे पर इस तरह फेर रहा था जैसे उसे प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। हैरी ने अपने कांपते हुए हाथ नीचे की और बोला, हाँ, लेकिन मुझे गुप्त विद्या ज़्यादा पसंद नहीं आई। हरमाइनी ने सहानुभूति से कहा, मुझे लगता है अगर किसी के दिमाग पर बार बार हमला किया जाए तो वो हिल जाएगा। देखो, अब हमें हॉल में चलना चाहिए। हम वहाँ थोड़ा ज़्यादा आरामदेह रहेंगे। लेकिन हॉल में हंसी, रोमांच की चीखें थी। फ्रेड और जॉर्ज मुस्कुराते हुए अपना सामान बेच रहे थे। हरमाइनी ने अपने होमवर्क से नज़रें हटाकर फ्रेड और जॉर्ज को गौर से देखा। फिर वो हैरी से बोली, ये हैट कैसे काम करते हैं? मेरा मतलब है, स्पष्ट है कि ये किसी तरह का अदृश्य जादू है, लेकिन बहुत चतुराई भरा है। अदृश्यता के क्षेत्र को सम्मोहित वस्तु की सीमा से आगे बढ़ा दिया जाए। मुझे लगता है कि ये सम्मोहन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसका जी मचल रहा था। हैरी ने जिन पुस्तकों को निकाला था उन्हें वापस बैग में रख दिया। मैं कल करूँगा, हरमाइनी ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। अपने प्लानर में लिख लो ताकि भूल न जाओ। हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर हैरी ने अपने बैग में से प्लानर निकाला। जब हैरी ने उसमें अम्बरिज का होमवर्क लिखा तो प्लानर उसे झिड़क कर बोल रहा था, इसे बात के लिए मत छोड़ो मूर्ख लड़के। हरमाइनी इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं सोने जा रहा हूँ। हैरी होमवर्क प्लानर को अपने बैग में ठूंसते हुए बोल रहा था। वो सोच रहा था पहला मौका मिलते ही इस प्लानर को आग में फेंक देगा। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। अभी उसने भीतर एक कदम रखा था कि इतना तेज़ दर्द हुआ जैसे किसी ने उसके सिर के ऊपरी हिस्से के 2 टुकड़े कर दिए हों। वो नहीं जानता था वो कहाँ है, वो खड़ा था या लेटा था। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। उसके कानों में पागलों जैसी हंसी गूंज रही थी। वो आज जितना खुश था उतना काफ़ी समय से नहीं हुआ था। उल्लासपूर्ण, अति प्रसन्न, विजयी, एक बहुत बहुत अद्भुत घटना हो गई थी। हैरी, हैरी! किसी ने उसके चेहरे पर चांटा मारा था। उसने अपनी आंखें खोली। ऐसा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि जंगली हंसी उसी के मुंह से निकल रही थी। जिस पल उसे इस बात का एहसास हुआ, हंसी गायब हो गई। हैरी के माथे का निशान दुख रहा था। रॉन बहुत चिंतित दिखता हुआ उसके ऊपर झुक गया। क्या हुआ? पता नहीं। वो सचमुच खुश है, सचमुच बहुत खुश। तुम जानते हो कौन? कोई अच्छी बात हुई है, हैरी बड़बड़ाया। वो उतनी ही बुरी तरह कांप रहा था जितना मिस्टर वीजली पर सांप के हमले को देखने के बाद कांपा था। उसे खुशी थी कि डीन और सीमस इस बार उसकी हालत देखने के लिए मौजूद नहीं थे। हरमाइनी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आकर देख लूं, रॉन ने धीमी आवाज़ में कहा। हैरी को उठाया। उसने कहा था कि तुम्हारी मानसिक हालत इस समय कमज़ोर होगी क्योंकि स्नैप तुम्हारे मस्तिष्क के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। फिर भी मुझे लगता है कि आगे चलकर इससे मदद मिलेगी, है ना? उसने हैरी की तरफ संदेह से देखा। पलंग तक जाने में मदद की। हैरी ने बिना किसी विश्वास के सिर हिलाया, तकिए पर गिर गया। फिर उसने दहशत से सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट 14 सालों में सबसे ज़्यादा खुश हुआ।